Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I warmly welcome you all to Prep Diva's YouTube lectures. This is Sarah Gohar and I will be teaching O and A level accounting here. The first chapter we are going to cover today is based on O level syllabus and its name is The Fundamentals of Accounting. We will build our basic concepts about accounting here. And the topics that this chapter will include are assets, liabilities, capital, accounting equation, and dual concept. It's really important to understand these terminologies and concepts as they will be frequently referred to in all the chapters ahead. So let's get started. We start with the definition of assets first. Items that a business owns or controls. एसेट कोई भी ऐसी चीज का नाम है जो आप ओन करते हैं, वो आपकी मलकियत है, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे आप ओन तो नहीं करते लेकिन वो आपकी अथॉरिटी के अंदर जरूर आती है, आप अपनी पावर वहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्कूल खोलना है और जिस बिल्डिंग में मेरा स्कूल होगा वो बिल्डिंग मेरी है, मैं लीगली उसकी ओनर हूँ, सो वो मेरा एसेट है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो बिल्डिंग मेरी अपनी नहीं है, मैंने उसे रेंट पर लिया हुआ है एंड आई एम पेइंग मंथली रेंट ऑन इट, स्टिल वो मेरा एसेट ही कहलाएगी, क्योंकि इवन दो मेरी ओनरशिप नहीं है वहां पर, लेकिन मेरा कंट्रोल जरूर है वहां पर एंड आई एम यूजिंग दैट बिल्डिंग फॉर माई बेनिफिट इन माई बिजनेस। Moving on, there are two types of assets in accounting that we'll talk about. The first is non-current assets and the second is current assets. Non-current assets क्या होते हैं? कोई भी ऐसा asset जिससे हम एक साल से ज्यादा तक का फायदा ले सकते हैं. All items that have a life of at least a year or more. They are not for resale purpose. Examples include land and building, office furniture and machinery. कोई भी ऐसा asset जिसका फायदा मुझे एक साल नहीं बल्कि आने वाले बहुत से सालों में मिलेगा और उसको मैं सेल नहीं करूंगी, आगे मैं उससे यूज करूंगी अपने बिजनेस के अंदर, सच अ थिंग इज नोन एज अ नॉन करेंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्कूल की बिल्डिंग ली है तो मैं एक साल बाद बिल्डिंग चेंज नहीं करूंगी, वो बिल्डिंग में भी 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले। सो द कंसेप्ट इज कि वो चीज एक साल से ज्यादा तक का बेनिफिट आपको देती है। सो ऐसी चीज हमारे पास नॉन करंट एसेट होगी। दूसरा हमारे पास टाइप है करंट एसेट्स। ये इस तरह के एसेट्स होते हैं जिससे फायदा आप सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ले सकते हैं, इनका फायदा एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक और कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री इज बेसिकली द अनसोल्ड स्टॉक एट द ईयर एंड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शूज की शॉप है और मैंने सारा साल बहुत सारे शूज बेचे हैं और एट द ईयर एंड मेरे पास फॉर लेट्स से 5 पेयर जो है वो बच जाते हैं, वो बिकते नहीं है। सो दिस इज नोन एज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ये साल के एंड के ऊपर मेरा अनसोल्ड स्टॉक है। अब हम आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ये क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी बिजनेस इवेंट, आप शॉप पर गए, आपने कोई चीज बाय की, आपने उसके अगेंस्ट पैसे दिए, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। दो तरह की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? एक होती है कैश और एक होती है क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? आम जुबान में इसको कहते हैं उधार के ऊपर चीज लेना। आप शॉप पर गए, आपने कोई चीज परचेज की एंड यू टेल हिम कि यू नो आई एम गोइंग टू पे यू एट अ लेटर डेट, मैं अभी पैसे नहीं दे रहा हूँ। सो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कैश ट्रांजैक्शन क्या है? आपने कोई चीज बाय की, यू इमीडिएटली सेटल मनी अगेंस्ट इट, आपने फौरन पैसे दे दिए और आप चीज अपने साथ ले आए, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं दे आर लिंक्ड विथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड वाई आर दे एसेट? क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस पर्टिकुलर बंदे से अभी पैसे लेने हैं, ये बंदा अभी हमें फायदा देगा इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। उसके बाद हमारे पास बैंक है और कैश है। जो बैंक बैलेंस है और जो कैश है, वाई आर दे करंट एसेट्स? बिकॉज दे फ्लक्चुएट इन अ ईयर। ये लोग ये सेम नहीं रहेंगे, इनका जो बैलेंस है, जो अमाउंट है, वो चेंज होती रहेगी पूरा साल में। I hope you understood this. Now we move on to liabilities. Liabilities क्या होती हैं? Owings of the business that it has to repay.
कोई भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को पे करने की, रीपे करने की, सो दैट वुड बी नोन एज लाइबिलिटी। अभी हमने एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एग्जांपल ली थी। अगर मैं किसी शॉप पर जाऊं एंड आई बाय फॉर एग्जांपल अ बॉटल ऑफ मिल्क, और मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू पे यू एट अ लेटर डेट, मैं अभी पैसे नहीं दे रही हूँ आपको, so I have the responsibility, the duty to pay that person in at a later date. तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, एक ओइंग है मेरे ऊपर कि अभी मुझे पैसे देने हैं इस चीज के लिए। लाइबिलिटीज की भी एसेट्स की तरह दो टाइप्स है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये इस तरह की लाइबिलिटीज होती हैं जिनको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक से लोन लेते हैं 5 साल का, तो आपको वो लोन 5 साल बाद रीपे करना है। आपने उसे 1 साल के अंदर अंदर रीपे नहीं करना, 5 साल बाद करना है। सो दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। These are owings that a business has to repay in more than a year, not less than a year. जबकि जो current liabilities हैं, these are owings of the business that it has to repay within a year. 1 साल के अंदर अंदर आपने अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आपने वो पैसे पे करने हैं जो कि आप ओ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेएबल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक से पैसे निकालने के लिए जाते हैं एंड आपका जो बैंक बैलेंस है, आप उससे थोड़े से ज्यादा पैसे निकालना चाहते हैं, तो बैंक क्या करेगा? वो आपको टेम्परेरीली एक लोन दे देगा शॉर्ट टर्म, और आपको कहेगा कि ओके, आप अपने बैलेंस से ऊपर इतनी अमाउंट निकाल लें अभी, बट यू हैव टू रीपे दिस एक्स्ट्रा अमाउंट टू अस विद इन अ ईयर एज सून एज पॉसिबल। ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं? हमने पीछे एसेट्स में बात की इन्वेंट्री की। अगर मैं ये कहूं कि जो इन्वेंट्री हमने परचेज की, जो गुड्स हमने परचेज की है, वो हमने क्रेडिट के ऊपर लिए, उधार के ऊपर लिए, और अभी हमने उन्हें पे करना है। सो जिन लोगों को हमने पे करना है, आवर सप्लायर्स, दे आर नोन एज ट्रेड पेएबल्स। तो इनको भी हमने साल के अंदर अंदर पे करना होता है स्टॉक के लिए, सो दे आर अंडर करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद विल टॉक अबाउट कैपिटल। ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, बी इट एन एसेट और बी इट इन द फॉर्म ऑफ कैश और बी इट इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, वो सब कुछ कैपिटल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल सिर्फ वो चीज कहलाई जाएगी जो बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो किसी और सोर्स से आ रही है तो वो कैपिटल नहीं होगा। I hope you have understood these three terminologies. Now we'll talk about the accounting equation with the help of example. हमने पीछे assets का पढ़ा, liabilities का पढ़ा, capital का पढ़ा। अब जो accounting equation है, ये इन तीनों के दरमियान एक relationship को show करेगी। For example, a business starts trading and initially the owner invests all the resources. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है स्कूल का, उसके अंदर फर्नीचर, उसके अंदर एसीज, उसके अंदर सारा सामान ओनर ने इन्वेस्ट किया। सो कैन आई से दैट एसेट्स, all of my resources, they are equal to capital, they are equal to the amount or the things that the owner has invested? I can say that, right? लेकिन apart from the owner's money, there are other people who have given money to the business to buy resources and we have to repay them. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जो चेयर्स है वो ओनर ने इन्वेस्ट की थी, लेकिन जितने भी टेबल्स हैं स्कूल के अंदर वो सारे मैंने बैंक लोन निकाला था और मैंने बैंक लोन के थ्रू उसको परचेज किया। सो कैन आई से दैट माई ऑल द रिसोर्सेज दैट आई हैव इन माई स्कूल, दे आर फंडेड बाय कैपिटल and liabilities both. So we can say that assets are equal to capital plus liabilities. This is the accounting equation. Assets are all the resources I am using in my business, and capital plus liabilities are the ways I have funded those resources. Fine, I hope you have understood this accounting equation because your accounting is actually based upon this. Uske baad, we will talk about the dual concept. In accounting, every transaction will have two effects. हमने बात की थी शॉप से मिल्क परचेज करने की। अगर आप शॉप पर जाएं, यू परचेज अ बॉटल ऑफ मिल्क, अब ये ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन इसके इफेक्ट्स दो होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। A person buys two calculators from a shop on credit for $20.
The calculators are in control of the person and will become his asset, but he has to pay for them later on. So meanwhile, he has incurred a liability as well. This shows how one transaction has increased both assets and liabilities. मैंने क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर कैलकुलेटर्स बाय किए. अब वो कैलकुलेटर्स अभी मैं ओन तो नहीं करती, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है. सो दे बिकम माय एसेट. लेकिन I still have an obligation to pay the person $20 for the calculator. तो ये मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है. सो इस एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है वो एसेट के ऊपर भी आया है और वो लाइबिलिटी के ऊपर भी आया है. मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिस्ट डाउन की हैं जहां पर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 एलिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और वो इंक्रीज कर रहे हैं या वो डिक्रीज कर रहे हैं. द फर्स्ट इज bought goods on credit for 275. This is similar to the example we just did a moment ago about calculators. हमने goods buy किए on credit. अब जो गुड्स हैं ये हमारी इन्वेंट्री हो गई, हमारा करंट एसेट है ये, सो हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर गए. हमने उधार के ऊपर लिया, विल पे देम लेटर, विल पे फॉर देम लेटर ऑन, तो हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है. और जो कैपिटल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. रिमेंबर दिस थिंग कि कैपिटल के ऊपर सिर्फ तब इफेक्ट आएगा जब ट्रांजैक्शन के अंदर ओनर का वर्ड यूज किया गया होगा, ओनर ने कुछ किया होगा. अगर ओनर का वर्ड नहीं है, ओनर ने कुछ नहीं किया, तो फिर उस ट्रांजैक्शन में कैपिटल कभी भी इफेक्ट नहीं होगा. अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं. ओनर पुट्स $4,000 कैश इन द बिजनेस. अब यहाँ पर जो कैश है, वी लर्न कि ये हमारा करंट एसेट है. कैश बिजनेस के अंदर आया है, इट मींस कि हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और ये कैश ओनर ने पुट किया है. इसको हमें दोबारा रीपे नहीं करना, ये हमारा परमानेंट फाइनेंस है, परमानेंट मनी है. तो हमारा जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसको रीपे करने की, इट्स आवर्स. उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है पेड $275 फॉर द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट इन कैश. अब हमने पीछे जो गुड्स उधार के ऊपर लिए थे, अब हम उनके लिए पे कर रहे हैं इन कैश. कैश हमारा करंट एसेट था. जब हम किसी को कैश पे कर रहे हैं, इट मींस वी आर लूजिंग कैश, तो हमारे जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे. दूसरा ये कि जो हमारे ऊपर पहले ऑब्लिगेशन थी पे करने की, वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने जो अपनी पेमेंट है वो क्लियर कर दी है. सो इट मींस कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो भी एसेट्स के साथ डिक्रीज होंगी और कैपिटल के ऊपर एब्सोल्युटली नो इफेक्ट. आई होप मैंने इस लेक्चर के अंदर जितना भी एक्सप्लेन किया, यू अंडरस्टूड इट वेल. इंशाल्लाह इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग डुअल कंसेप्ट के बारे में मजीद बात करेंगे. वी लर्न हाउ टू मेक लेजर अकाउंट्स, हाउ टू बैलेंस देम, हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस. इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please do remember to subscribe and follow us on Instagram. I'm signing off. Thank you.